जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस अकेडमी में पुनः स्वागत है। जैसा कि अभी तक आधुनिक भारत के इतिहास की एक श्रृंखला चल रही है और उसमें अभी तक आप लोगों ने दो चीज़ें समझी और जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आपको मैंने बताया, इसके पिछले जो क्लासेस हैं हमारी उसको देखिएगा, उसमें आपको मैंने बताया कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, पुर्तगाली भारत में कैसे आए, और आगे अब देखेंगे कि इसके बाद डच कैसे भारत में आए। दोस्तों ये चीज़ समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का अगर हम क्रम देखते हैं, यहाँ से दो चीज़ पूछता है। एक, जो यूरोपीय कंपनियां आई उन कंपनियों के, एक पूछता है कंपनियों के आने का क्रम, आने का क्रम, और बच्चों एक पूछता है यूरोपीय कंपनियों के फैक्ट्री लगाने क्रम, फैक्ट्री लगाने क्रम। पहले ये चीज़ समझते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से डच भारत में आए। देखो ये दो बातें अलग अलग हैं बच्चों। आपको बता दें, अगर आपसे सवाल कहता है कंपनियों के आने क्रम, यानी सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत आई, तो बच्चों पहले आए थे पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था? पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद फिर आए थे डच, उसके बाद में फिर आए थे अंग्रेज, और बच्चों उसके बाद जो माना जाता है, वैसे तो डेनिश आए थे लेकिन डेनिश से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, अगला आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी बच्चों ये कंपनियों के आने क्रम है, यानी सबसे पहले कौन सी आई? पहले पुर्तगाली लोग आए, फिर डच लोग आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। ये बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बच्चों। उसके बाद समझेंगे कंपनियों के फैक्ट्री लगाने क्रम, यानी जब कंपनियां भारत आई तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री किस क्रम में स्थापित किया, सबसे पहले कौन किया और उसके बाद निकल गया। तो बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने तरीका आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन अगर हम फैक्ट्री लगाने क्रम देखते हैं बच्चों, तो फैक्ट्री लगाने क्रम थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कौन लगाया? पुर्तगालियों ने लगाया। कौन लगाया? पुर्तगालियों ने लगाया। और बच्चों उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने लगाया, अंग्रेजों ने लगाया, और उसके बाद फिर डचों ने लगाया, और उसके बाद में फ्रांसीसियों ने लगाया, फ्रांसीसियों ने लगाया, ठीक है ना, फ्रांसीसियों ने लगाया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसियों ने लगाया। ये यहां से प्रश्न अक्सर मैचिंग करने के लिए आता है कि इस आने क्रम क्या है और फैक्ट्री लगाने क्रम है क्या है बच्चों। तो पहले आने क्रम में पहले पुर्तगाली होंगे, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। फिर कंपनियों के लगाने क्रम यानी फैक्ट्री लगाने क्रम क्या है? तो पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच और फ्रांसीसी। बच्चों आपको याद होगा, आपको मैंने पहले बताया कि सबसे पहले कौन आया था? 1498 में सबसे पहले कौन आया था पुर्तगालियों में? वास्को डी गामा। और फिर यहाँ देखें डचों में 1595 में, और अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों का आए थे वो 1600 में, और जो फ्रांसीसी थे बच्चों, फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी जब आए थे ये 1600 आपका 64 में। ये क्रम है जिस हिसाब से कंपनियां लगी थी और यानी कंपनियां आई थी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रम है उनके फैक्ट्री लगाने का। जैसा कि सवाल यहाँ से पूछता है फैक्ट्री कहाँ लगाई है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी बच्चों? तो ये लगाई थी कोचीन में, कोचीन पड़े केरल में। अंग्रेजों ने लगाई थी सूरत में। डचों ने लगाई थी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, और फ्रांसीसियों ने लगाई थी सूरत में। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है।
आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरह से डच भारत में आए। डच कौन थे पहले समझते हैं, डच किन्हें कहा जाता है और ये भारत में क्यों आए और कैसे आए। बच्चों आपको पता है ये आपका जो महाद्वीप है यूरोप है, और यूरोप महाद्वीप में एक जगह है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पड़ेगा स्पेन, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं आप, और यहाँ पर आपका पड़ेगा आपका पुर्तगाल। स्पेन है और यहाँ पड़ेगा आपका पुर्तगाल, बेटा पुर्तगाल। आपको बता दें एक समय था जब स्पेन ने अधिकार कर लिया पुर्तगाल पर, और फिर धीरे धीरे करके नीदरलैंड पर। नीदरलैंड यानी ये कौन थे तो बच्चों बता दें, ये एक जगह है नीदरलैंड जिसे कहते हैं हॉलैंड, हॉलैंड बोलते हैं, इसी का नाम है, इसे कहते हैं नीदरलैंड। क्या बोलते हैं, नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ है तो आपको बता दें यूरोप महाद्वीप में उत्तरी सागर के पास में बसा। यहाँ आप क्या पढ़ेगा, उत्तरी सागर, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उत्तरी सागर। तो ये यहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखो ये पहले तो अधीन था स्पेन के, पहले स्पेन के अधीन था। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है बच्चों तो आप बताएंगे एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड यानी पहले स्पेन के अधीन, यहाँ पर पुर्तगाल था और उसके बाद नीदरलैंड भी था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय आया जब ये स्वतंत्र हो गया। कौन, नीदरलैंड स्वतंत्र हो गया। और नीदरलैंड ये आई थिंक 1581 में ये स्पेन से क्या हुआ, स्पेन से स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। बच्चों जब ये स्वतंत्र हो गया इसके बाद इसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सोचा। अब ये सोच रहा था कि व्यापार करें, तो इसने पहले क्या किया, पहले भारत नहीं आया, ये पहले भारत नहीं आया भाई, इसके पास ये किसी के अधीन था, स्पेन के अधीन था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसके पास सुख सुविधाएं नहीं थी कि जिससे व्यापार कर सके। तो इसने क्या किया, पहले नज़दीक ध्यान दिया, इसने सबसे पहले अपना व्यापार स्थापित किया पुर्तगालियों से। जैसे पुर्तगाली लोग थे इसके पहले, पुर्तगाली लोग, तो पुर्तगाली लोग क्या करते थे, ये अपना सामान यहाँ से लाया करते थे, कहाँ से, भारत से, भारत से अपना सामान लाया करते थे और ये पूरे यूरोप में बेचते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों नीदरलैंड ने क्या किया, सबसे पहले पुर्तगालियों से अपने व्यापार शुरू किए। क्या किए, ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड के लोग या नीदरलैंड बोले तो डच के लोग, इन्हीं को डच कहा जाता है। डच सबसे पहले पुर्तगालियों से अपना व्यापार शुरू किए, अपना व्यापार शुरू किए। बच्चों पुर्तगालियों से व्यापार शुरू किया। पुर्तगाल में एक जगह लिस्बन जो इसकी राजधानी है, तो लिस्बन से व्यापार जारी रखा और धीरे धीरे अपने शक्ति को बढ़ाते गए। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, इसके बाद ये भारत की ओर बढ़े और भारत की ओर बढ़े और यहाँ पर अपना ये प्रभुत्व जमाना शुरू करना चाह रहे थे। तो यहाँ से जब चले तो ये सीधे भारत नहीं गए, भारत के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बच्चों, इंडोनेशिया, और इसे कहा जाता है मसालों का द्वीप, इंडोनेशिया कहते हैं मसालों का द्वीप। ये लोग भारत नहीं गए बल्कि पहले अपना जहाज लेकर के सीधे कहाँ पहुँचे, तो बच्चों सीधे ये पहुँच गए ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को कहा जाता है मसालों का द्वीप, मसालों का द्वीप। अब यहाँ पर ही गए और यहाँ से मसाले लेकर के ये आए और जब यूरोप पहुँचे यानी अपने हॉलैंड पहुँचे तो यूरोप में इन्होंने मसालों का भरपूर निर्यात किया, भरपूर बेचा और बहुत सारा लाभ कमाया। तो हम कहेंगे सबसे पहले ये कहाँ गए थे, क्या भारत गए थे, नहीं, डच सबसे पहले इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया गए। बेटा इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, है ना, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, थोड़ा ध्यान देना, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। तो पहले ये इंडोनेशिया गए और वहाँ से क्या, हाँ इंडोनेशिया क्या कहते हैं, इंडोनेशिया को उस समय कहा जाता था मसालों का द्वीप, मसालों का द्वीप, मसालों का द्वीप कहा जाता था। इन लोगों ने क्या किया, कहा जाता था मसालों का द्वीप कहा जाता। ये मसाले लेकर गए और पूरे यूरोप में निर्यात किया,
डचों ने मसालों को पूरे यूरोप में निर्यात किया और अत्यधिक धन कमाया। अत्यधिक धन कमाया। अत्यधिक धन कमाया। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो यहां आए तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति था, ये आपको चीज समझ आ गई। पहले एक बार देखते हैं, 1581 में स्पेन से स्वतंत्र हो गया कौन, हॉलैंड या नीदरलैंड या डच वाले। और डचों ने क्या किया, सबसे पहले पुर्तगालियों से अपना व्यापार शुरू किया और बाद में इन्होंने क्या किया, डच सबसे पहले जब आए तो ये इंडोनेशिया गए और इंडोनेशिया की राजधानी क्या, जकार्ता। इंडोनेशिया को उस समय मसाला द्वीप कहा जाता था और ये लोग वहां से मसाला इकट्ठा किया और लेकर के उसको यूरोप में आए और पूरे यूरोप में निर्यात करना शुरू कर दिया और अपार संपत्ति, अपार धन कमाया। उम्मीद है इतनी चीजें आपको बच्चों समझ में आई होगी। तो यहां तक इन्होंने इतना कमाया। अब देखिए आगे क्या होता है। बच्चों ध्यान देंगे, सबसे पहले एक 1595 में एक सवाल आता है कि डच कब भारत आए। तो 1595 में एक व्यक्ति था कार्नेलियट डी हाउटमैन, ये नाम याद रखिएगा। कार्नेलियट डी हाउटमैन के नेतृत्व में एक दल भेजा गया। एक दल भेजा गया, यानी एक दल जो है वो 1595 में कार्नेलियट डी हाउटमैन के नेतृत्व में भेजा गया। बेटा ये सवाल बहुत सारा पूछा जाता है बहुत बार कि यानी डच भारत कब आए, तो आप बताएंगे डच सबसे पहले भारत 1595 में आए और किसके नेतृत्व में, कार्नेलियट डी हाउटमैन एक डच था, उसके नेतृत्व में एक दल भेजा गया। और ये लोग कहाँ पहुंचे थे, ये लोग पहुंचे इंडोनेशिया। बच्चों ये जब इंडोनेशिया पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, वहीं पर अपनी एक फैक्ट्री लगाई। इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, तो ये फैक्ट्री कौन से लगाए थे, फैक्ट्री 1602 में फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री 1602 में लगाई, यानी इनकी फैक्ट्री कब लगी थी, 1602 में। और यहाँ पर ठीक ना, तो इस तरह से ये धीरे धीरे करके यहाँ प्रवेश किए। यानी सबसे पहले कहाँ है, तो आप बताएंगे इंडोनेशिया सबसे पहले। इनकी कंपनी का नाम था, जो कंपनी लगाए कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इनकी जो कंपनी बनी उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में कहाँ की गई, इंडोनेशिया में। अब क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, अब लगातार इंडोनेशिया से अपना व्यापार जारी रखा और लगभग बहुत समय तक इन्होंने व्यापार किया था इंडोनेशिया से। ये कंपनी जो थी, कंपनी ये लगभग 200 साल तक 18% तक मुनाफा देती रही। 18% तक मुनाफा देती रही, यानी 200 सालों तक इसने अपना प्रभुत्व जमाए रखा और ये बहुत सारा मुनाफा देती रही, 18% तक मुनाफा देती रही। इतनी चीजें आपको समझाई होगी। देखिए एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, 1602 ईस्वी में इनकी जो फैक्ट्री थी वो बनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अब ये मत समझिएगा कि ये भारत में पहली फैक्ट्री लगी, नहीं, भारत में पहली फैक्ट्री इनकी 1605 में लगी थी और मसूलीपट्टनम में। आइए समझते हैं डचों के कारखाने। डचों ने अपने कारखाने कहाँ कहाँ लगाए, डचों के कारखाने कहाँ लगे, तो बच्चों कारखाना फैक्ट्री, तो सबसे पहले कहेंगे 1605 में इन्होंने क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। और बच्चों ये कहाँ लगाए थे, आप कहेंगे मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद 1610 में पुलिकट में फैक्ट्री लगाई। 1616 में सूरत में लगाई। 1645 में कराईकल में लगाई। 1653 में
चिंसुरा में लगाई, 1663 में फिर कोचीन में लगाई, 1658 में कासिम बाजार में लगाई और 1658 में ही बालासोर नागपट्टनम में लगाई, नागपट्टनम लगाइए। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगाई। बच्चों सबसे पहली फैक्ट्री 1605 में और कहां लगाई, मसूलीपट्टनम में लगाई। फिर कुछ कारखाने बने 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1645 में कराईकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1663 में कोचीन में, 1658 में कासिम बाजार में और 1658 में बालासोर नागपट्टनम में लगाई। बच्चों आपको बता दें कि जो डच आए थे, डचों ने अपना पूरा फोकस सूती वस्त्रों के व्यापार पर लगाया था। इनका पहले जो मत था, पहले जो इनका विचार था, वो केवल भारत से सूती वस्त्रों को यूरोप ले जाना। यानी अगर यहां से कोई एग्जाम में पॉइंट बनता है कि डचों ने सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया था, तो डचों ने सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों के व्यापार पर फोकस किया था। ध्यान दीजिएगा, डचों ने सबसे पहले क्या, सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों के व्यापार पर जोर दिया। यानी मसाले तो अलग चीज था, सबसे ज्यादा इन लोगों ने सूती वस्त्रों के व्यापार पर जो है, सूती वस्त्रों के व्यापार पर सबसे ज्यादा फोकस किया था इन लोगों ने। यानी अपना व्यापार ज्यादातर सूती वस्त्र का इन्होंने किया। ठीक है, तो बच्चों इतनी बातें आपको समझ आई होगी। चलिए आगे समझते हैं, आगे देखते हैं कि इन लोगों ने कहां कहां अधिकार किया, किस किस क्षेत्र में अधिकार किया। आइए वो देखते हैं। डचों का अधिकार, डचों का अधिकार। बच्चों डचों ने अधिकार क्या किया, कहां कहां पर अपना अधिकार जमाया भारत में, वो देखते हैं। आइए कुछ क्रम देखते हैं, कुछ क्रम समझते हैं। जैसे पहला 1595 में कार्नेलियट डी हाउटमैन आया, कार्नेलियट डी हाउटमैन आया। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनी। बच्चों ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाने वाले हैं। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1602 में एक जगह थी, कहां पर, इंडोनेशिया में एक जगह थी, नाम था वांटम। तो वांटम को जीता, वांटम को जीता। सवाल है वांटम कहां पड़ेगा, तो वांटम पड़ेगा आपका इंडोनेशिया। और बच्चों इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे जकार्ता। वैसे अभी कुछ बदलने वाली है क्योंकि प्रस्तावित है नूसंतारा, इस वजह से क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो बोर्नियो द्वीप पर बसी हुई है, कालीमंथन में, और ये लगभग ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये कुछ दिन बाद ये डूब जाएगी, इसलिए पहले से प्रस्तावित कर दी गई है। ठीक है, 1605 में एक जगह थी अंबायान, अंबायान को जीता, अंबायान को जीता। 1613 में एक था बेटेनिया नगर, बेटेनिया नगर था, और ये पड़ेगा कहां पर, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में बेटेनिया नगर को जीता। और बच्चों बता दें बेटेनिया नगर पर ये भारत में रह करके वहां से अपना ये शासन चलाते थे, यानी वहां पर अधिकार किया। 1641 में मलक्का पर अधिकार किया, मलक्का पर अधिकार किया। और 1658 में सीलोन, जिसका वर्तमान नाम है श्रीलंका, श्रीलंका पर भी अधिकार किया, श्रीलंका पर अधिकार किया। बच्चों ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। पहला 1595 में कार्नेलियट डी हाउटमैन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा आया और ये इंडोनेशिया पहुंचा। 1602 में एक कंपनी बनाई गई, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1602 में वांटम एक जगह थी, कहां पर, इंडोनेशिया में, उसको जीता।
1605 में अम्बायान को जीता, ये भी आपका कहां पड़ेगा, इंडोनेशिया में। 1613 में बेटनिया नगर को जीता, इंडोनेशिया में है। 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। और बच्चों 1658 में सीलोन, वर्तमान नाम श्रीलंका, इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। आइए थोड़ा सा कुछ और चीज समझते हैं, ठीक है। आइए दो बातें समझते हैं। पहला, एक मैंने आपको बताया कि 1605 में मसूलीपट्टनम, और एक बात बताइए आपको, यहां पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक था 1610 में पुलिकट पर अधिकार कर लिया। बच्चों जब ये दो जगह पे ये अधिकार किए तो इन्होंने किया क्या, देखिए इनका व्यापार कैसा बना। तो बच्चों देखिएगा, मसूलीपट्टनम में जो अधिकार किया तो इन्होंने वहां से नील का व्यापार शुरू किया, और उस जमाने में नील की बड़ी मांग थी यूरोप में, जिस वजह से ये भारत में भारतीय किसानों को बहुत प्रेस करते थे, उन पर दबाव डालते थे नील खेती करने के लिए। और इसके लिए बहुत सारे विद्रोह भी हुए हैं, आगे आप देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में आगे पढ़ेंगे आप, जैसे नील विद्रोह। और उसके बाद आप देखेंगे चंपारण का जो महात्मा गांधी ने जिन्होंने जो है जा करके वहाँ इस नील खेती को बंद करवाया था। तो ये बहुत सारे विद्रोह भी हुए। तो इन लोगों को जहाँ से लाभ होता था उसके लिए बहुत सारे कार्य, मतलब उस पर ज़्यादा जोर देते थे। तो यहाँ देखिए इन्होंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से नील का व्यापार शुरू किया। लेकिन बच्चों जब पुलिकट पे आए, पुलिकट में इन्होंने क्या किया, पुलिकट में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पहला इन्होंने अपना मुख्यालय जो बनाया वो पुलिकट को बनाया। डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट बनाया। और बच्चों ये 1690 तक इनका मुख्यालय रहा। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। डचों का मुख्यालय क्या था, पुलिकट था। कब तक था, 1690 तक इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। दूसरी बात, पुलिकट से इन्होंने क्या किया, ये लोग सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। यहां सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। यहीं पर उन्होंने एक बारूद कारखाना बनाया, बच्चों, ठीक ना। यहीं पर इन्होंने सिक्के ढालने का कारखाना बनाया, सिक्के ढालने का कारखाना। और बच्चा लोग, ये जो सिक्के थे ये स्वर्ण सिक्के थे, इनको ढालने का कारखाना बनाया। इसे कहा जाता है पैगोडा। क्या बोलते हैं, पैगोडा। यानी इन्होंने ये चीज शुरू किया। आपको चीजें समझ आई होगी, यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट समझिएगा बच्चों। 1605 में मसूलीपट्टनम पर अधिकार किया और नील का व्यापार यहां शुरू किया। 1610 में पुलिकट पर अधिकार किया, पहले पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया। यह मुख्यालय 1690 तक रहा। इन्होंने पुलिकट से सूती वस्त्र का व्यापार करना शुरू किया, बारूद कारखाने खोले और सिक्के ढालने का कारखाना खोला। और कैसे सिक्के थे, वो सोने के सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के थे। इन्हें कहा जाता है पैगोडा। अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये मसूलीपट्टनम आपका लगभग यहाँ पड़ेगा तमिलनाडु साइड में, और यहाँ पर पुलिकट पड़ेगा, दोनों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, यानी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पड़ेगा। तो एक पुलिकट है और एक है मसूलीपट्टनम। इधर ध्यान देंगे, मसूलीपट्टनम, ये दो जगह हैं यहां पर थी। तो बच्चों इतनी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां सवाल बहुत सारे बनेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे डचों का पतन हुआ। डचों का पतन। अब देखिए धीरे धीरे करके यूरोपीय कंपनियां और आना शुरू हुई। और आपको बता दें कि अंग्रेज अब आ चुके थे। अंग्रेज भी अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक युद्ध होता है बेदरा का युद्ध होता है बच्चों। ये होता है आपका 1759 में। 1759 में बेदरा कहाँ पड़ेगा, तो बेदरा पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल में। यहाँ पर बेदरा का युद्ध होता है। और बेदरा का युद्ध किन के बीच होता है, तो बच्चों एक होता है डचों के बीच में, डचों और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध होता है। और अंग्रेज अपनी पूरी सैन्य शक्ति, पूरी ताकत के साथ
यहाँ पर भारत आए थे, वो भी चाह रहे थे कि भारत में अपना व्यापार शुरू करें, और इसलिए दोनों के बीच युद्ध होता है और इसमें जो है डचों की हार हो जाती है और उसके बाद में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और इस तरह से धीरे धीरे डचों का भारत से पतन होना शुरू हो जाता है और अंग्रेजों ने अब अपनी सत्ता का भी स्थापित करना शुरू कर दिया था और इस तरह से इनकी डचों की जो शक्ति है वो थोड़ा कमजोर होना शुरू हो गई और धीरे धीरे करके अंग्रेज भारत में अपना अधिकार करने लगे। इस युद्ध के बाद एक होता है 1795 में, एक होता है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, ये वो पेरिस मत समझना जो आंग्ल कर्नाटक वाले युद्ध में है, वो नहीं है, समझिएगा। पेरिस संधि हुई 1795 में और यहाँ पर किसके, डचों के बीच हुई और अंग्रेजों के बीच में हुई और इस संधि में लगभग अंग्रेजों ने डचों का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया और इस तरह से भारत से डचों का पतन हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि डच किस तरह से भारत में आए, सबसे पहले कहाँ आए और फिर व्यापार कहाँ शुरू किया, इनका मेन फोकस किस पे था, सूती वस्त्रों पे था। तो ये चीज़ें आपको समझाई हुई। आइए एक मिनट थोड़ा सा एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ और आप लोग भी साथ देंगे। चलिए देखिएगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। ये कंपनी के आने क्रम था और मैंने कहा कि कोठी लगाने, फैक्ट्री लगाने क्रम क्या था। तो बच्चों क्या था, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन लगाया, पहले पुर्तगाली लगाए, उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने लगाई, फिर डचों ने लगाई और फिर फ्रांसीसियों ने लगाई। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया ये कौन थे, ये हालैंड के रहने वाले थे, नीदरलैंड के निवासी थे। इन्होंने पहले अपना व्यापार पुर्तगाल में शुरू किया। पहले ये स्पेन के अधीन थे, पुर्तगाल भी था और नीदरलैंड भी था, दोनों अधीन थे। पुर्तगाली लोग पहले से ही अपना व्यापार भारत से कर रहे थे और इसी लालसा ने इनको आगे भेजा और ये सीधे भारत की ओर आगे बढ़े और सबसे पहले इंडोनेशिया द्वीप पर पहुंचे और इंडोनेशिया में इन्होंने क्या किया, मसालों का व्यापार शुरू किया और ये मसाले लेकर के सीधे से यूरोप आने लगे और पूरे यूरोप में ये बांटना शुरू कर दिए, पूरे यूरोप में इसका निर्यात करने लगे। लेकिन धीरे धीरे करके इनका एक दल आता है, कब, 1595 में कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में आता है और इसने क्या किया, इसने जो है इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार लगातार जारी रखा, यानी काफ़ी समय तक इंडोनेशिया से व्यापार होता रहा। ठीक है ना, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे देखा आपने कैसे कंपनियां आई, है ना, यानी कैसे कैसे कारखाने लगाए गए, किन पर अधिकार किया गया, ये सारी चीज़ें हैं डचों के बारे में। तो बच्चों उम्मीदें हैं आपको ये क्लास समझ आई होगी। आप लोग लगातार नोट्स बनाते रहिए, अभी ये श्रृंखला जारी रहेगी, मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला जारी रहेगी लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।